बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है दानिश भाई, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर से करेंगे और वो खबर है महमूद अचकज़ई के हवाले से। महमूद अचकज़ई ने कहा है कि सारी पार्टियों, अदारों, जर्नैलों और जजेस को बैठा लो, हर कोई अपनी डोमेन में रहकर काम करे और अपने आइनी हदूद में वापस आए। हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि खान साहब बड़े आदमी हैं, उनसे ना डरें, वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे अगर आप उन्हें बाहर लेकर आते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि महमूद अचकज़ई ने जो ये बात की है कि तमाम जरनैल, जजेस, अदारे, पार्टियाँ एक टेबल पे आके बैठें और टेबल टॉक करें। क्या ये पॉसिबल है? ऐसी कोई चीज़ आपको इन फ्यूचर पाकिस्तान में होती दिखाई दे रही है? सर ये अगर पॉसिबल हो तो सारे मसले ही सॉल्व हो जाएँ क्योंकि प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमेशा आमने-सामने होते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली एक साथ होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लैनेट्स होते हैं तब ऐसे हालात बनते हैं। ऐसे हालात अभी नज़र नहीं आते मुझे। और दूसरी बात मैंने आपको बताया है कि हम खुदा ना ख़ास्ता एक ऐसे टर्मोइल सीज़न की तरफ जा रहे हैं पॉलिटिकल, जिसमें एक तरफ सब बैठना तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। एक दूसरे की सुन लें बहुत बड़ी बात है सर, बैठना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बातें मुझे एस्ट्रोलॉजिकली पर्सपेक्शन समझ में नहीं आती। देखिए, पाकिस्तान ऐसी क्या बोलना चाहिए कि क्रिकेट भी ऐसी पाकिस्तान की क्रिकेट भी ऐसी है कि वो किसी को भी किसी वक़्त सरप्राइज़ दे देता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुझे ऐसे ही लगता है कि ये किसी वक़्त भी किसी को सरप्राइज़ दे सकता है। लेकिन फिलहाल सरप्राइज़ का टाइम चल नहीं रहा। ओके सर, सरप्राइज़ के हवाले से तो सर आपने बता दिया, लेकिन खान साहब ने भी एक सरप्राइज़ दे दिया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएँ, मुज़ाकरात के दरवाज़े हमारी तरफ से बंद है, हम कोई मुज़ाकरा नहीं करेंगे और स्ट्रीट मूवमेंट का जो आगाज़ है वो सुहेल अफरीदी ने लाहौर से कर दिया है। आपने ये प्रेडिक्शन कर रखी है कि अगर मरकज़ से आगाज़ होता है स्ट्रीट मूवमेंट का या किसी तैयारी तहरीक का, तो उसके नताइज भी मिलेंगे और सुहेल अफरीदी के हवाले से भी आपने ये बात कर रखी है कि सुहेल अफरीदी में खान साहब की परछाई या झलक दिखाई देती है। इसके अलावा सिंध से सर बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि सिंध से बाकायदा एक कैंपेन, एक तहरीक का आगाज़ हो रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं और खान साहब को जेल से बाहर निकालने की जो कैंपेन है उसको चला रहे हैं। क्या इस स्ट्रीट मूवमेंट का पीटीआई को कोई फ़ायदा, कोई रिलीफ़ हासिल होगा? देखिए, पीटीआई को सर आप ये स्ट्रीट मूवमेंट का पीटीआई को फ़ायदा नहीं होने वाला। ये अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। और ये अवेयरनेस जो है एक्चुअली तसादुम में बदलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी या यूँ कहा जाए स्ट्रीट जो भी ये लोग कर रहे हैं, तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट की, ये इतनी बढ़ जाएगी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो भी सियासतदान वगैरह हैं, उन्होंने इसको इतना एंटिसिपेट नहीं किया होगा। तो इन शॉर्ट ये चीज़ें अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। और मैंने कल भी आपको बताया था, ये तो आज आपने बताया कि मतलब सिंध से ये ऐसी शुरुआत हो गई कंपेन की। लेकिन आने वाले दिनों में ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ें इतनी बढ़ जाएँगी कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली सूरत-ए-हाल में पहुँचेंगे। ओके। अच्छा सर, ये आपने एक तो ये बात भी की, दूसरा सोहेल अफरीदी के हवाले से कहा जा रहा है फैसल वावड़ा की तरफ से या मुनीर फ़ारूक और इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इन्हें अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा और केपीके में गवर्नर राज लग जाएगा, अगर इनकी तरफ से कोई शरारत की गई। सर, शरारत तो शुरू कर दी गई है, क्या आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ज़रिया को गिरफ्तार कर लिया जाए? पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, इंडिया की तारीख में मिलती है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसी कोई तारीख रकम होने वाली है? सर जो सितारे हैं ना वो इसी तरह के जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं कि केपीके में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर राज के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं मतलब बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। चीज़ें वहीं से कंट्रोल से बाहर होंगी और वो फैलेंगी, पूरी स्प्रेड आउट हो जाएँगी मुल्क के अंदर। अल्लाह करे ऐसा ना हो क्योंकि ये एक कदम जो है यूँ समझिए कि पूरी हुकूमत के लिए बहुत, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ये एक कदम। अब ये किसकी तरफ से लगता है बट अल्टीमेटली जो प्रेशर है घूम के हुकूमत के ऊपर आएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये मैं बता दूँ आपको कि मार्च से पहले-पहले खुदा ना ख़ास्ता आपको इंडिया की तरफ से भी कोई मस्ती, शरारत होती हुई नज़र आएगी।
ओके। अच्छा सर, खान साहब से तो मुतल्लिक सवाल नहीं करूँगा क्योंकि खान साहब से मुतल्लिक आप बता चुके हैं कि उनके ज़ायचे में कोई ख़राबी आपको दिखाई देती है, दिन तरीक में कोई ख़राबी दिखाई देती है जो उनकी बहुत डिटेल है। लेकिन पीटीआई के हवाले से तो आप जानते हैं। पीटीआई के ज़ायचे के हवाले से बताएँ कि पीटीआई जो है क्या आज तहरीक के सही रुख पे खड़ी है या गलत रुख पे खड़ी है? और क्या पीटीआई जो आज फ़ैसले कर रही है, क्या इसका उन्हें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? देखिए, फैसले मुझे लगता है कि इनके अभी फ़ेवर में ही आएँगे, बेशक ये गलत भी करें। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ा गौर से सुनिएगा। उसकी वजह ये है कि उनका वक़्त सही चल रहा। जी। पहली बात तो ये है कि वो फैसले गलत नहीं करेंगे। जब इंसान का सही वक़्त चल रहा होता है, उसका दिमाग चल रहा होता है और जब दिमाग चल रहा होता है, अल्लाह की तरफ से ये एक रहमत है आपके ऊपर। और यूँ समझें कि जब दिमाग चल रहा होता है तो इंसान जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता। गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन सही वक़्त में वो गलतियाँ नज़रअंदाज होती हैं। जबकि बुरे टाइम में सबसे पहले आपका दिमाग बंद हो जाएगा और फिर आप गलत के बाद गलत, एक के बाद एक गलत, सारे गलत फैसले लें। इसीलिए इंसान जो है गलत ट्रैक पे चढ़ जाता है, क्योंकि उसका टाइम सही नहीं होता। होता कुछ भी नहीं है, उसका दिमाग बंद हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के जो फैसले हैं और आने वाले दिन हैं, बेशक वो सही करेंगे, लेकिन अगर गलत भी कर लें, तो उनको इतना नुकसान नहीं होने वाला। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद नए सेगमेंट की तरफ अपने आएँगे, सेकंड सेगमेंट की तरफ। इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की हैं। क्या इन अपीलों के हवाले से जो फैसला है खान साहब और बुशरा बीबी के हक में आएगा या खिलाफ आएगा? फिर ये डिपेंड करता है कि फैसला आना कब है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, ये फैसले कभी-कभी इतने लंबे हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग हो जाते हैं कि उम्मीद ही खत्म हो जाती है। और जिस दिन इनको बदलना होता है, तो वो 1 दिन के अंदर आ जाता है। खैर एनीवेज़, खान साहब के लिए मैंने आपको कहा है कि मार्च तक का टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले-पहले इनके लिए फैसिलिटीज़ आनी चाहिए। कोई भी केस हो, कोई भी केस हो। ओके। ओके सर। अच्छा सर, प्रोग्राम के जो सेकंड सेगमेंट है उसकी तरफ आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की सिचुएशन जो है उस हवाले से है। यूक्रेन ने सदर पुतिन की रहायशगाह पर 90 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए हैं और कह रहे हैं कि उस इलाके को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो वहाँ पे मिसाइल ऑलरेडी नस्ब थे सदर पुतिन के रहायशगाह पर, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट कर दिया, जिससे वो बहुत नुकसान जो है उन्हें से उनकी रिहाइशगाह महफूज़ है, लेकिन उनकी रिहाइशगाह को भी नुकसान पहुँचा है। सर, रूस की तारीख में, बल्कि सोवियत यूनियन की तारीख में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी प्रेज़िडेंट के घर को बाकायदा निशाना बनाया गया हो। और मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि ये जंग जो है, ये बड़ी शिद्दत अख्तियार कर जाएगी, जो ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि रशिया क्या जवाब देने जा रहा है यूक्रेन को? बड़ा कोई जवाब दिया जाएगा? अल्लाह करे कम ही हो, लेकिन मामलात अभी ज़रा अजीब संगीन सिचुएशन में जा रहे हैं और मुझे ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि 2025 के कंपेयर में 2026 और भी ज़्यादा डिज़ास्टर्स होगा, तो वो ज़रा मुझे कम लगता है। हाँ, अलबत्ता कुदरती आफ़ात को लेके बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन जंगों के लिहाज से ये साल थोड़ा कम हालात, मतलब इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाते हुए आपको नज़र आएँगे। ओके सर। अच्छा, सेकंड सवाल भी सर ऐसा ही है। शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक वार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजिक क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा किया है और उसकी रेंज इतनी है कि अमेरिका तक इसको वो मार कर सकते हैं। सर, आप भी अमेरिका में बैठे हैं, आपको तो मैं आपका भी ज़िक्र बीच में करूँगा। ज़ाहिर है आप भी अमेरिका में रिहाइश-पज़ीर हैं तो आप, अल्लाह पाक आपको महफूज़ रखे। लेकिन शुमाली कोरिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका के किसी जज़ीरे को या किसी इलाके को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, जो दुनिया में मामला चल रहे हैं। और कई जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि शुमाली कोरिया की तरफ से ऐसी कोई शरारत की जा सकती है? पॉसिबल है, लेकिन ऐसी शरारत अमेरिका तक की नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही, आप ये जंग अज़ीम की बातें कर रहे हैं, तो जंग अज़ीम के लिए अभी टाइम है। 2027-28 के बाद खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात बनेंगे, लेकिन अभी ऐसे नहीं मामलात नज़र आते हैं। ओके। अच्छा सर, आपने बिल्कुल बात सही की है कि पहली लास्ट टाइम जब जापान की तरफ से अटैक किया गया था अमेरिका पे, तो अमेरिका ने फर्स्ट टाइम दुनिया की तारीख में किसी मुल्क के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल किया था। उसके बाद किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सर, एक और खबर की तरफ आएँगे और ये मेरी लास्ट खबर है, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप भी कर देंगे। चीन ने ताइवान के गिर्द अपनी जो फौजी मशकें हैं, वो शुरू कर दी हैं।
हज़ारों के हिसाब से बताया जा रहा है कि ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं, तैयारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं वहाँ पे, गश्त कर रहे हैं, बहरी जहाज़ जो हैं उनको छोड़ा गया है, मिसाइल जुनर नस्ब कर दिए गए हैं। ये चीन और ताइवान के दरमियान मामला जो लगता है बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और ये बात भी शामिल कर दूँ कि ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से भारी तादाद में असला खरीदा है। उसके बाद से चीन जो है ना ये काम शुरू कर रहा है। तो ये चीन और ताइवान के दरमियान मामला किस तरफ देख रहे हैं जाते हुए आप? सर ये सारे के सारे ममालिक ये स्टैंड ऑफ करेंगे एक दूसरे के सामने, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सारे एक पॉज सिचुएशन में खड़े हुए हैं, ये जंगें वापस होंगी, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, ईरान इसराइल हो, रशिया यूक्रेन हो, वेनेजुएला यूएसए हो, आपका ये चीन ताइवान हो, ये सारे आपस में लड़ेंगे। एक्चुअली अगर आप गौर से देखें, जंग अजीम किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। तो जंग अजीम की तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह करे इन चीज़ों से हम दूर रहें, क्योंकि ये रैप का इल्म नहीं है, ये कैलकुलेशन का इल्म है। इसमें ऊँच-नीच होती है, तो जो लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, वो इसी को उस चीज़ को भी ज़हन में रखा करें कि हम लोग कैलकुलेशन पे कर रहे हैं। हमारे पास कोई गैब का इल्म नहीं है, जिसके ऊपर आप ये बोलें कि जो ये बोले हैं, वही सही हो। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखा करें। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन जो है आपने हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो कमेंट्स करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, उनके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स जो हैं, उनको इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।